हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें। हमने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी शब्द की अगर हम बात करते हैं, मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, वो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है। तो कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था। हमने कहा था कि कल इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे और क्या है, कुछ बातें लिखवाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक बार क्या है, फिर रिवीजन कर लेते हैं कि मनोविज्ञान के बारे में हमने क्या क्या जो डिस्कस था वो किया था, किस किस बातों पर चर्चा हमने की थी। तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, मनोविज्ञान को अगर बात करते हैं, प्राचीन समय में शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। इसे बाद में स्वतंत्र विषय बनाने के लिए धीरे धीरे परिभाषित किया जाने लगा। अलग से विषय बनाने के लिए इसको परिभाषा दी जाने लगी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो क्या होता है, साइक है, दूसरा कौन सा होता है, लोगस है। साइक का क्या होता है, आत्मा का है। साइक का मतलब क्या था, आत्मा का है। और लोगस का अर्थ क्या है, विज्ञान है। अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद आत्मा का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है, यानी आत्मा का अध्ययन के आधार पर मनोविज्ञान की परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन से थे। अगर हम बात करते हैं, प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टे आदि के द्वारा क्या है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। यानी उन्होंने परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। ये तीन व्यक्ति कौन से थे, प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टे हैं, इन्होंने सर्वप्रथम माना था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत पर 16वीं शताब्दी के अंत पर आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण आत्मा शब्द की क्या स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे। अतः 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो जाती है। इसके बाद में 17वीं शताब्दी में आए थे इटली के मनोवैज्ञानिक है पोम्पोनोजी है। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा जो मनोविज्ञान को है, इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। इटली के मनोवैज्ञानिक हुए थे पोम्पोनोजी, उनके द्वारा इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। लेकिन मन और मस्तिष्क की वही बात है, अमान्य बातें मानी गई थी, यानी इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए यह परिभाषा भी अमान्य हो जाती है। इसके बाद 19वीं शताब्दी आई थी। 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, विलियम वुंड, विलियम जेम्स शेली और वाइब्स के द्वारा। विलियम वुंड थे, विलियम जेम्स शेली थे और वाइब्स के द्वारा मनोविज्ञान को क्या माना गया था, चेतना का विज्ञान माना गया था। मनोविज्ञान को उन्होंने क्या कहा था, परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान क्या है, एक चेतना का विज्ञान है। यानी व्यक्ति के अंदर जो चेतना है उसी को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। लेकिन चेतना शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए यह परिभाषा भी क्या है, अमान्य हो जाती है। विलियम वुड वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रथम बार मानव के ऊपर क्या है प्रयोग किए थे, इसलिए विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुड ने 1879 में जर्मनी का एक लिप्जिग स्थान था, वहां पर प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अतः विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। कहां पर, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर। इसी को अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसी प्रयोगशाला को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह जो प्रयोगशाला है, इसे वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से क्या है, इसे जाना जाता है। इसके बाद 20वीं शताब्दी आई थी। 20वीं शताब्दी में क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया था। 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मनोविज्ञान को क्या है, व्यवहार का विज्ञान माना गया था। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से थे, वाटसन थे। इससे पहले विलियम मैकडूगल हुए, जिन्होंने क्वाइटलाइन साइकोलॉजी इनकी पुस्तक, जिनके पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की क्या है, भरसक निंदा की। तो उन्होंने कहा चेतना चेतना की बात कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने क्या है, निंदा की थी। तो 20वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं, व्यवहार का विज्ञान माना गया है। 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक जो मनोविज्ञान है वो क्या कहलाता है, व्यवहार का विज्ञान है। यानी व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन कौन से थे, ठीक है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से थे, वाटसन थे। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं, वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है, ठीक है। वुडवर्थ है, स्किनर है, थॉर्नडाइक और मैकडूगल आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को क्या माना गया था, व्यवहार का विज्ञान माना गया था। तब से लेकर आज तक के है मनोविज्ञान को एक व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इसके बाद में वाटसन है, वाटसन के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, क्योंकि वाटसन क्या थे, व्यवहारवादी थे, व्यवहार में विश्वास रखते थे। वो केवल वंशानुक्रम में नहीं, केवल और केवल क्या व्यवहार में विश्वास रखते थे। वाटसन ने एक परिभाषा दी थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, यानी तुम मुझे कैसा भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। ये परिभाषा किसने दी, वाटसन ने दी थी। वाटसन एक व्यवहारवादी थे, ठीक है। वाटसन क्या थे, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे।
उनके द्वारा केवल और केवल के व्यवहार में विश्वास करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि बच्चे का जन्म उसके वंश के आधार पर होगा, यानी बच्चा जन्मा है तो उसकी वृद्धि है उसके वंश के उधर, यानी जैसे उनके पिताजी है वैसा बेटा होगा, ऐसा वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि बच्चा जिस परिवेश में जिस वातावरण में रहेगा वो उसी के अनुसार के है आगे वृद्धि करेगा, उसी के अनुसार उसके दिमाग का विकास होगा, उसी अनुरूप क्या वो ढल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे माता पिता है बिल्कुल संतान वैसे, बिल्कुल नहीं होता। जिस परिवेश में जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसी के अनुरूप चलता है और उसी अनुरूप के आगे बढ़ता है। तो वाटसन इससे पता चलता है कि वाटसन क्या थे, व्यवहारवादी थे। वो वंशानुक्रम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, केवल और केवल क्या व्यवहार पर विश्वास करते थे। इसके बाद की हम बात करते हैं वुडवर्थ है। वुडवर्थ के द्वारा भी एक परिभाषा दी गई थी। वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। यानी 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किसको कहा जाता है, व्यवहार के स्वरूप में जो है परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में जो देखने को मिलता है उसे क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। ये हमने कल यहाँ तक है थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान है तो क्या मनोविज्ञान केवल एक सब्जेक्ट है या इसके भी पार्टिसिपेट किए गए, इसके भी क्या अलग से भाग किए गए हैं। तो मनोविज्ञान अकेला नहीं है, इसकी भी विभिन्न शाखाएं हैं। 14 से 15 शाखाओं में इसको क्या बांटा गया है। अलग अलग जो लेखक है, अलग अलग मनोविज्ञान उनके द्वारा अलग अलग इनका प्रारूप दिया गया। लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करते हैं तो मुख्यतः मनोविज्ञान की 14 शाखाएं बांटी गई, यानी 14 शाखा है, इसके सब डिवीजन किए गए हैं। मनोविज्ञान के आगे और टुकड़े किए गए हैं और 14 भागों में मुख्यतः बनाए गए हैं। लेकिन अलग अलग मनोविज्ञान के द्वारा इसके क्या है अलग स्वरूप भी प्रदान कर दिए गए हैं। ठीक है, खंडों के फिर खंड कर दिए गए हैं। तो हम मुख्यतः जो क्या है इनकी जो शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मनोविज्ञान की कौन कौन से भाग है, कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला इसका आता है सामान्य मनोविज्ञान, यानी जिसमें सामान्य बातचीत है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है, उसके अनुरूप जो मनोविज्ञान प्रयोग में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, सामान्य मनोविज्ञान है। दूसरा असामान्य मनोविज्ञान है। सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य है कई प्रकार किसी भी प्रकार के प्रारूप में किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कई बार जिस मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा, असामान्य मनोविज्ञान है। सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य है, तुलनात्मक है। दो व्यक्तियों के बीच में क्या तुलना करने के लिए जब मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है उसे तुलनात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। सामान्य है, असामान्य है, तुलनात्मक है। चौथा कौन सा था, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। प्रयोगात्मक मनो विलियम वुंट, जर्मनी के विलियम वुंट है, जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर उनके द्वारा क्या है प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी होता है। सामान्य असामान्य है, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं समाज में रहते हैं, समाज में हम रहते हैं तो समाज में रहते हैं, समाज के लोगों के द्वारा भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या कहलाता है, सामाजिक मनोविज्ञान है, यानी समाज मनोविज्ञान है। इसके बाद में कौन सा आता है, बौद्धिक मनोविज्ञान है। समाज है और कौन सा आता है, बौद्धिक मनोविज्ञान है। समाज में रहते हैं, उसकी बुद्धि की सूचना है तो बौद्धिक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। समाज के साथ क्या उद्योग भी है, ठीक है, उद्योग में भी काम करते हैं व्यक्ति, इसके लिए इसका मनोविज्ञान की एक शाखा अलग से बना दी है, औद्योगिक मनोविज्ञान है। तो पहला कौन सा आता है, सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है, समाज मनोविज्ञान है यानी सामाजिक मनोविज्ञान है, और औद्योगिक मनोविज्ञान है। इसके बाद हम बच्चा होता है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलता है, इसकी भी एक शाखा बना दी है जिसे क्या कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, जिसे क्या कहता है, बाल मनोविज्ञान है। बाल है, इसके बाद में किशोर मनोविज्ञान है, व्यक्ति बड़ा भी होता है, इसके अंदर एक शाखा और बांट दी जिसे क्या कहा जाता है, किशोर मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है, व्यक्ति ऐसे नहीं है चरम अवस्था पर वैसे रहता है, विकासात्मक नहीं, उसकी दृढ़ अवस्था भी आती है यानी वृद्ध भी होता है, इसलिए क्या है, बाल है, किशोर है और प्रौढ़ मनोविज्ञान भी शाखा इसकी बना दी गई है। तो कौन सी है, बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है। तो पहले कौन सी थी, सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य है, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है, सामाजिक है, औद्योगिक है। बाल है, किशोर है और कौन सी आती है, प्रौढ़ है। बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है। अब कई बार उलझी हुई गुत्थियों पर विभिन्न प्रकार की चर्चा की जाती है, तो इसमें क्या लिखा जाता है, परामनोविज्ञान है। एक परामनोविज्ञान की शाखा है जिसमें उलझी हुई और विभिन्न प्रकार की गुत्थियों के बारे में चर्चा की जाती है, उसे परामनोविज्ञान कहा जाता है। और इसके बाद में क्या है, जो डॉक्टर होते हैं, पशु वैज्ञानिक वेटरनरी होते हैं, उनको भी क्या है, जो पशुओं के बारे में उनके व्यवहार के बारे में जानने के लिए क्या है, जरूरत पड़ती है, तो इसलिए क्या है, एक शाखा और बांट दी गई है जिसे क्या कहा जाता है, पशु मनोविज्ञान है। यानी परा और पशु क्या है, मनोविज्ञान, इसकी दो शाखाएं और बांट दी गई है।
और एक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। एक क्या आता है, शिक्षा मनोविज्ञान है। और इसके एक पार्ट और है, निदानात्मक है और उपचारात्मक है। निदानात्मक किसी भी व्यक्ति के बारे में, वो कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्ति है, उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, समस्याओं को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, निदानात्मक है। निदानात्मक, उपचारात्मक आगे शिक्षण पद्धतियां पढ़ेगी जहां उसमें पता चलेगा। तो निदानात्मक की अगर हम बात करते हैं, समस्याओं को जानना, निदानात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है, समस्याओं को जानना निदान कहलाता है। और एक होता है उपचारात्मक मनोविज्ञान है, और समस्याओं को दूर करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक मनोविज्ञान है। तो ये हमारी मनोविज्ञान की जो क्या है मुख्य मुख्य शाखाएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला कौन सा था, एक बार देख लेते हैं दोबारा। पहला कौन सा था, सामान्य मनोविज्ञान है। प्रथम मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो कौन सा कहलाता है, सामान्य मनोविज्ञान है। दूसरा असामान्य है। तीसरा तुलनात्मक है। सामान्य असामान्य है, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है। प्रयोगात्मक वो विलियम वुंड के द्वारा किया गया था। सामान्य, असामान्य, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है। इसके बाद की हम बात करते हैं, समाज में रहते हैं तो सामाजिक मनोविज्ञान है, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है। इसके 3 टॉपिक अलग हो जाएंगे। इसके बाद परा और पशु है, परा और पशु मनोवैज्ञानिक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान है, जो एक हमारा विस्तृत टॉपिक है, वो शिक्षा मनोविज्ञान है। निदानात्मक और उपचारात्मक मनोविज्ञान है। ये हमारी क्या है, मनोविज्ञान की मुख्य मुख्य शाखाएं हैं। तो ये हम क्या है, मनोविज्ञान की इतिहास देख रहे हैं, यानी मनोविज्ञान को हमने कहाँ से सीधा उठाकर नहीं लाए हैं, कितना प्रयत्न करना पड़ा है, किस प्रकार इसकी जो शाखाएं थी उनको अलग अलग सब्जेक्ट के अनुरूप उनको बांटा है और उसी के अनुसार उनमें पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। अगर हम बात करते हैं तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। अगर हम बात करते हैं इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रुडोल्फ गोइटर नाम के एक व्यक्ति, उनके द्वारा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो प्रथम ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था, वो कौन से थे, रुडोल्फ गोइटर है। तो इनके द्वारा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अब दूसरा पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, यानी जो हमारी साइकोलॉजी है, साइक प्लस लॉजिस से मिलकर बना है, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान है, उसके जनक कौन कहलाते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग तो रुडोल्फ गोइटर ने किया था, यानी रुडोल्फ गोइटर के द्वारा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, साइकोलॉजी के पिता या जनक कौन कहलाते हैं, तो वो हमारे कौन से आते हैं, अरस्तु है। अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान के बारे में बताया गया था, विस्तृत चर्चा की थी, इसलिए मनोविज्ञान के जनक कौन से कहलाते हैं, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी इज अरस्तु है। ठीक है। इसके बाद में आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा जो मनोविज्ञान है, विस्तृत टॉपिक, विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके जनक की अगर बात करते हैं, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात की जाए तो कौन है, थॉर्नडाइक है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं, थॉर्नडाइक माने जाएंगे। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, यानी प्रयोग में लिया गया था। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है, अभी पढ़कर आए, विलियम वुंट है। विलियम वुंट के द्वारा प्रथम बार लिप्जिंग स्थान पर प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वो ही कहलाते हैं। इसके साथ एक और पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, यानी वर्तमान में जो मनोविज्ञान चल रहा है उसके जनक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन से कहलाते हैं, विलियम वुंट है। तो प्रथम क्या है, प्रथम बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, रुडोल्फ गोइटर के द्वारा। मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं, अरस्तु है। मनोविज्ञान के जनक कौन से कहलाते हैं, अरस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी साइकोलॉजी की अगर बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं, उसके प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं तो उसके द्वारा प्रथम बार शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में किसने दिया था, थॉर्नडाइक के द्वारा कई विचार दिए गए थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन से आते हैं, थॉर्नडाइक है। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट है। विलियम वुंट के द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। इसके साथ आता है अमेरिकन मनोविज्ञान है। विलियम जेम्स नाम के व्यक्ति हमने पढ़ा था, विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, जेम्स शेली है और वाइब्स के द्वारा है। तो अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका में जो मनोविज्ञान विकसित हुए थे, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक की अगर हम बात करते हैं वो कौन से कहलाते हैं, विलियम जेम्स है, जो अमेरिकी मनोविज्ञान के क्या है, जनक कहलाए थे। तो पहला कौन सा आता है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइटर के द्वारा किया गया था।
मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट कहलाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिका में जो मनोविज्ञान था, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं वो हमारे कौन से, विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स के द्वारा क्या है, अमेरिका में मनोविज्ञान के बारे में प्रथम रिसर्च किया गया था, इसलिए विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। इसके बाद में एक शाखा और आती है, विकासात्मक मनोविज्ञान है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन से, जीन पियाजे है। जीन पियाजे के द्वारा विभिन्न अवस्थाएं बताई गई थी, यानी व्यक्ति की विकास की अवस्थाएं एक क्रम में न होकर व्यक्ति का विकास के विभिन्न क्रमों में होता है। ठीक है, पहले व्यक्ति का 0 से 2 वर्ष अलग होता है, 2 से 4 अलग होता है। इस प्रकार जैसे जैसे क्या है उसकी अवस्थाएं बनती है, उसी के अनुसार क्या है व्यक्ति का जो क्या है विकास होता है। व्यक्ति का विकास पूछ लिया जाता है कि किस सिर से पैर की तरफ होता है या पैरों से सिर की तरफ होता है, किस क्रम में होता है, वर्तुलाकार होता है, सर्कुलेशन में होता है, स्टेट में होता है, पार्टिसिपेट में होता है, किस प्रकार होता है, पहले अंगुलियां का निर्माण होता है या पहले शरीर का पूर्ण भ्रूण बनता है, किस प्रकार जो व्यक्ति है वो बनता है, उसमें किस प्रकार प्रत्येक जो व्यक्ति के अंग है उनका विकास होता है। तो विकासात्मक अगर बात करते हैं उनके जनक की अगर बात करते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं तो हमारे कौन से कहलाते हैं, जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। और किशोर मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान की अगर बात करें, किशोरावस्था की किशोर, तो उसी का एक पार्ट कर दिया गया है कि किशोर मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं, स्टैनली हॉल है। वहां पर एक आंदोलन चला था, तो एक छोटे से बच्चे को लेकर के इनके द्वारा यह शाखा विकसित की गई, तो इनके बारे में बताया गया था। तो किशोर मनोविज्ञान की बात करते हैं, स्टैनली हॉल के द्वारा क्या किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, स्टैनली हॉल को कौन सा आता है, स्टैनली हॉल को क्या है, किसका, किशोर, इसका मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। स्टैनली हॉल के द्वारा क्या है प्रथम बार प्रयास किए गए थे, इसलिए किशोर जो मनोविज्ञान है उनका जनक किसको माना जाता है, स्टैनली हॉल को है। इसके बाद अगर चलता करते हैं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व अगर हम बात करते हैं एक इसके और है जनक है, वो कौन से कहलाते हैं, व्यक्तित्व आता है, पर्सनैलिटी है, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन से हैं। ओलपोर्ट है। ओलपोर्ट ने कहा था हम उन दैहिक व्यवस्थाओं के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, व्यक्तित्व की उन्होंने परिभाषा दी थी कि उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं जो व्यक्ति में अंतर्निहित होती है। तो इसलिए ओलपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ओलपोर्ट को व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद में आते हैं मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति के जनक की अगर बात करते हैं, मूल प्रवृत्ति मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं, विलियम मैकडूगल। मैकडूगल के द्वारा 16 पीएफ है, पार्टिसिपेंट फोर्स बताई गई थी, यानी 16 मूल प्रवृत्तियां बताई, जैसे कि भय लगते हैं तो भाग जाओ, भय लगता है तो क्या है वहां से भाग जाओ। ठीक है, भूख लगी है तो कुछ खाने के लिए प्रयास करते हैं हम, किसी को देखकर नफरत होती है उससे घृणा करते हैं, उत्साह है। ठीक है, और इस प्रकार उन्होंने 16 जो क्या मूल प्रवृत्तियां बताई थी। अतः मूल प्रवृत्ति के जनक की अगर हम बात करते हैं तो मूल प्रवृत्ति के जनक कौन से कहलाते हैं, मैकडूगल है। और मौलिक और व्यवहारवादी है, मौलिक व्यवहारवादी के स्किनर है। स्किनर के द्वारा क्या व्यवहारवाद कहा जाता है। इन्होंने स्किनर की अगर अवधारणा की बात करते हैं तो इनके द्वारा फैक्टर बताए गए थे कि एक व्यक्ति में 2 फैक्टर होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं। इसमें व्यक्तित्व में जब चर्चा करेंगे, बुद्धि में चर्चा करेंगे तो स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या है बताया है कि व्यक्ति के अंदर क्या एक तो सामान्य फैक्टर होता है, जनरल फैक्टर होता है, जी और एस के बारे में उन्होंने कहा था। एक तो क्या जनरल फैक्टर होता है, किसी भी व्यक्ति उसका जब जन्म होता है तो उसके मध्य में क्या है एक जनरल फैक्टर होता है, और वह जिस परिवेश में रहता है उसे स्किनर फैक्टर के नाम से जाना जाता है, एस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी मैं अगर संगीत कला की यानी संगीत करने वाले व्यक्तियों के आसपास रहता हूँ, उनके परिवेश में रहता हूँ, तो मुझे क्या संगीत का इंटरेस्ट होगा, मेरे में क्या है एक एस फैक्टर आ जाएगा। अगर मैं खिलाड़ी प्रवृत्ति जो व्यक्ति है उनके पास में रहता हूं तो मेरे में खिलाड़ी प्रवृत्ति आएगी। मैं अगर अन्य व्यक्ति है, कोई पढ़ने वाला है, अगर पढ़ने वाले के साथ रहता हूं तो मेरे में क्या है पढ़ाई वाली प्रवृत्ति आएगी। तो स्किनर के द्वारा यह बताया गया था कि जो व्यक्ति जिस परिवेश के वातावरण में रहता है उसमें सामान्य फैक्टर तो होता ही होता है, जिस परिवेश में रहता है वो फैक्टर इसमें क्या है निहित हो जाते हैं। इसलिए अगर हम बात करते हैं स्किनर की, अगर हम बात करते हैं तो मौलिक व्यवहारवादी, स्किनर क्या कहलाते हैं, मौलिक व्यवहारवादी। ये हमारी क्या कुछ मुख्य बातें एक बार फिर देख लेते हैं कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएटर द्वारा किया गया था। कौन से थे, मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, रुडोल्फ गोएटर के द्वारा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो किया गया था। अब पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। मनोविज्ञान के सीधा मनोविज्ञान पूछा जाएगा तो मनोविज्ञान के जनक आते हैं अपने अरस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा का जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करते हैं थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से लाते हैं, थॉर्नडाइक है। इसके बाद पूछा जाएगा प्रयोगात्मक और आधुनिक जो मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक व आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है
वो हमारे कौन से कहलाते हैं? तो प्रयोगात्मक व आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है वो अपने कौन से थे? विलियम वुंड है। इनको क्या है? आधुनिक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक क्या है कहा जाता है। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स थे। इनके द्वारा क्या है? अमेरिका में मनोविज्ञान की शाखा का सर्जन किया गया था, इसलिए अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है वो हमारे कौन से कहलाए थे? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स कहलाए थे। विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकास की शाखाएं हैं, जीन पियाजे के द्वारा क्या विकास का क्रम सिद्धांत दिया गया था, इसलिए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है अपने जीन पियाजे को कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति के जन्म की अगर हम बात करते हैं, मूल प्रवृत्ति के जन्म कौन से? विलियम मैकडूगल है। कौन से थे? मैकडूगल के द्वारा क्या मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी। इसके बाद पूछा जाता है अगर व्यवहारवादी है, मौलिक व्यवहारवादी की अगर बात करते हैं वो अपने कौन से आते हैं? स्किनर है। मौलिक व्यवहारवादी कौन सी? स्किनर है। और व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं, व्यक्तित्व के जनक कौन सी? ओलपोर्ट है। ठीक है, ओलपोर्ट के द्वारा क्या व्यक्तित्व के बारे में बताया गया था, इसलिए ये इनके जनक कहलाते हैं। व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी एक अलग से टॉपिक है, कल इसके बारे में चर्चा करें। अगला जो टॉपिक है व्यक्तित्व है उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा क्या इतिहास था, मनोविज्ञान में किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार ये सिद्धांत है, तो वहां से क्या है कौन कौन सी शाखाएं हैं, ये इसकी क्या थी? एक हिस्ट्री थी। इसके बाद में चलता तो कौन सा है? बाल मनोविज्ञान है, यानी किशोर है, प्रौढ़ है, शिक्षा, ये जो क्या है बाल है, किशोर है, प्रौढ़। बाल मनोविज्ञान के अंदर आते हैं विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, बाल, किशोर और प्रौढ़ है, किशोर अवस्था है, बाल्यावस्था है, शिशु अवस्था है, व्यक्ति को मारने काटने की व्यवस्था है, ठीक है, वीर पूजा की भावना की व्यवस्था है। ठीक, तो ये जो है ये बाल मनोविज्ञान के अंदर आता है, लेकिन बाल मनोविज्ञान हम बाद में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक टॉपिक है पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के जनक की अगर बात करते हैं तो ओलपोर्ट को कहा जाता है। व्यक्तित्व अंतर्मुख भी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुख भी। विभिन्न जो विद्वान थे, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा क्या व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी गई। किन्हीं ने कहा, किसी ने कहा था कि व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी है। व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं, इंग्लिश शब्द पर्सनैलिटी से बना है, पर्सोना, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्सोना है, यानी मुखौटा, नकली चेहरा है। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व क्या कहलाता है? मुखौटा या नकली चेहरा है। ये व्यक्ति सामान्य है, उसकी अवधारणा अलग है, लेकिन दूसरे को देख करके अलग व्यवहार करता है, उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय की परिभाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक व बाह्य स्वरूप को, प्राचीन समय की बात करते हैं, केवल अगर हम बात करते थे प्राचीन की तो केवल बाह्य स्वरूप को देखकर हम व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया करते थे, लेकिन वर्तमान समय की बात करते हैं तो किसी को केवल बाहर से देखकर आपका उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसकी आंतरिक भावना किस प्रकार की है, उसको भी आपको जांचना पड़ेगा। तो वर्तमान समय की अगर बात करते हैं, बाह्य व आंतरिक स्वरूप दोनों के समावेश को क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी है। अंतर्मुखी की अगर बात करते हैं तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल क्या है अपने तक सीमित, अपने मन में रहते हैं, अंतर्मुखी है, अपने विचार करते रहते हैं और आगे क्या है बढ़ते रहते हैं। समाज से कोई लेना देना नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहे क्या लेना देना है, अपने काम करना है। जिससे अगर हम बात करते हैं टीचर है, लेखक होते हैं, और अगर हम बात करते हैं विद्वान है, कवि है, कवित्री है, ये जो होते हैं ये अंतर्मुखी होती है, खुद के बारे में अंकन करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा, पास में बैठा हो, इधर उधर बैठा हो, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई कुछ भी कहे इनको कोई मतलब नहीं होता है। खुद के हैं, खुद में जिज्ञासा है, खुद की प्रवृत्ति है, तो आगे बढ़ने की आगे बढ़ते रहते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी। एक होते हैं बहिर्मुखी, केवल क्या है बोलने की आदत होती है, केवल समाज में क्या है बोलते ही रहते हैं। कई व्यक्तियों को देखा क्या बोलने की आदत है, बात 1 मिनट की उसे 4 मिनट तक खींचते हैं, ज्यादा बोलते रहते हैं और क्या बड़े उछाल उछाल कर बोलते हैं। वो व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? बहिर्मुखी होता है। इस प्रकार की अगर हम बात करते हैं जो राजनेता होते हैं, लीडरशिप होती है, लीडर की अगर हम बात करते हैं, किसी भी पार्टी का लीडर देख लीजिए, लीडर वही बनेगा जिसमें क्या बहिर्मुखी व्यक्तित्व होगा, यानी बोलने की क्षमता ज्यादा होगी, उसे क्या ज्यादा बोलने में क्या उसकी रुचि होती है, बोलता ही जाता है, कहीं पर भी हो आगे रहता है। कोई भी जो व्यक्ति है वो कहीं पर क्या है आगे ही रहता है, खुद को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ। ये इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व होता है, ये क्या होता है? उभयमुखी व्यक्तित्व होगा, यानी आंतरिक और बाहरी दोनों हैं। अंतर्मुखी भी होता है व्यक्ति और बहिर्मुखी होता है, दोनों का समावेश जिनमें देखने को मिलता है वो व्यक्ति किस प्रकार का होता है? उभयमुखी होता है। ना ज्यादा बाहर जाता है, ना ज्यादा बाहर
ना ज्यादा क्या बोलता है और ना ज्यादा कम करता है, ठीक है। बीच का मीडियम सा रहता है वो व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उभयमुखी होता है। और मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जो व्यक्ति उभयमुखी होता है उसे आंतरिक और बाह्य दोनों समावेश में रहने की आदत होती है, वो दोनों समावेश में रह सकता है। तो उभयमुखी व्यक्तित्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना गया है, ठीक है। उभयमुखी व्यक्तित्व को क्या माना गया है, सर्वोच्च व्यक्तित्व माना गया है कि न तो व्यक्ति को ज्यादा अंतर्मुखी होना चाहिए, न ही उसे क्या बहिर्मुखी होना चाहिए, उसे क्या केवल मध्यकार, जहां इसकी जरूरत है उस हिसाब से वहां पहुंचे, जहां पर नहीं है तो वहां से क्या इंटरलेट करे, बाहर निकले और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। तो समावेश की अगर हम बात करते हैं तो उचित व्यक्तित्व कौन सा कहलाता है, उभयमुखी जो व्यक्तित्व होता है वो कौन सा कहलाता है, उचित व्यक्तित्व कहलाता है। तो ये क्या व्यक्तित्व के विविध प्रकार है। अगर बात करते हैं सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, केवल ईश्वर में विश्वास रखते हैं, केवल कई व्यक्ति जो क्रम में विश्वास रखते हैं, कई व्यक्ति हैं जो क्या है पैसों में विश्वास रखते हैं, धन में विश्वास रखते हैं, ये इसके दिए गए हैं। और इसमें एक और आता है कौन से होते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये तो आई गई है, ये यूंग के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। यूंग एक व्यक्ति हुए थे, इनके द्वारा क्या है व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो किया गया था। और अन्य विद्वान हैं उनके द्वारा भी क्या इसका वर्गीकरण किया गया, गोलाकार है, आयताकार है, लंबाकार है। कई व्यक्ति होते हैं ज्यादा लंबे होते हैं, उनका भी अलग से व्यक्तित्व होता है। कई छोटे नाट्य कद वाले होते हैं, जिन्हें पिकने की अगर बात करते हैं छोटे छोटे होते हैं उनका। अब हम कहते हैं कि मनोविज्ञान को कैसे पता चलता है कि लंबा व्यक्ति इस प्रवृत्ति का होगा, छोटा व्यक्ति इस प्रवृत्ति का, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा हजारों लाखों लोगों को रिसर्च किया होता है कि लंबे व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का। छोटे व्यक्ति की बात करते हैं तो गोल मटोल से होते हैं, छोटे व्यक्ति के नाट्य की बात करते हैं तो मोटा सा होगा, गोल मटोल होगा और हंसमुख मिजाज का ऐसे होता है, आलसी सुस्त ऐसे होते हैं। लंबे की अगर बात करते हैं तो खिलाड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बीच के जो होते हैं दोनों में रखते हैं, ठीक है। इसके रक्तचाप के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। हिप्पोक्रेट्स नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा काला पित्त है, पीला पित्त और लाल पित्त के नाम से भी क्या है इनका जो वर्णन है वो किया गया है। तो उसके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। तो कल हमारा टॉपिक है वो व्यक्तित्व स्टार्ट होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो क्या था हमारा मनोविज्ञान है, यानी किससे आया था, किस प्रकार इसका इतिहास था। यहाँ से आजकल क्वेश्चन उठते हैं, कम ही उठते हैं, लेकिन फिर भी क्या एक बार हमने चर्चा कर ली। सीधा अगर व्यक्तित्व से स्टार्ट करते तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए क्या है इसके जो मनोविज्ञान का इतिहास था इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया है। कल से हम क्या व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के बारे में क्या चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ओके, थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें।